हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, मैं हूं गोपी किशन और आज आप सबके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स की। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, ये आखिर इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं और हम इनके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए। आज की मैथ्स की सबसे शानदार क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ नए तरीके से क्वेश्चन जो कि होंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको दोस्तों जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होंगे, ये सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम बेस्ड, आपके एग्जाम के पर्पज से ही लिए गए हैं। तो आप सब लोग उसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और इस थोड़ा थोड़ा करके आप देखिएगा, 10-10 मिनट 20-20 मिनट करके आप इस वीडियो को लेक्चर को देखिए और आप देखेंगे कि आपको त्रिकोणमिति पूरी की पूरी समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए हम बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते क्या हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग साइन, कॉस, टैन और इनके जो रिवर्स होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जिसमें त्रिकोणमिति में बेसिक होता है हमारा समकोण त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, समकोण त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज होता है, पहले समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज हमारा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का और बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का और बाकी के दो कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटे कोण होते हैं, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी त्रिभुज की पूरी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस का मतलब हो गया हम अपने डेली लाइफ में इनका कैसे यूज देखते हैं, इनका यूज क्या होता है। ये त्रिकोणमिति, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम सर ये त्रिकोणमिति पढ़ क्यों रहे हैं, इस त्रिकोणमिति का यूज क्या है। तो आज हम लोग सीखेंगे उसी का यूज, और ये यूज कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पहले कुछ क्वेश्चंस की ओर से, ध्यान से समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान बताइए। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहली बात आती है हमारी उन्नयन कोण। क्या आती है? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है पहले इसको सीख लेते हैं। तो दोस्तों, जरा मेरी तरफ ध्यान से आप देखिएगा, फिर मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। उन्नयन कोण एक ऐसा कोण होता है जो हम अपनी आंखों के ऊपर बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारी आंखों के ऊपर का बना कोण उन्नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र। नयन मतलब क्या होता है आप समझते जाइएगा दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। नयन, नयन मतलब होता है नेत्र अर्थात आंख, ठीक है। आइज, आइज हो गई आंखों के, और उन का मतलब ऊपर, उन मतलब क्या हो गया, ऊपर, ठीक है। तो उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है अर्थात पहले, तो आंखों के ऊपर का जो कोण बनता है, समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारी आंखें हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। थोड़ा ड्राइंग मेरी वीक है लेकिन आप समझ जाइएगा। ये आंखें हो गई किसी भी व्यक्ति की, ठीक है। अब इन आंखों से हम हमारी पूरी शारीरिक दशा की कोई मायने नहीं रखती, हम कैसे, क्योंकि देखना कहाँ से है हमको, आंखों से। कहाँ से देखना है? आंखों से, इसलिए आंखों के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, आंखों से जो एक क्षैतिज रेखा हम खींच लेते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक, ये ऊंचाई पे कोई एक टावर या पेड़ है, मान लेते हैं ये कोई एक पेड़ लगा हुआ है, समझिएगा दोस्तों, ये कोई एक पेड़ है। हम इस पेड़ को देखना है हमें, और इस पेड़ के बिल्कुल टॉप बिंदु को देखना है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही तो देखेंगे, समझिएगा, यहाँ से आंखों से ही हम इसको देखेंगे। तो आंखें क्या होगी, आंखों के क्षैतिज दिशा में हम एक रेखा खींच देते हैं, तो यहीं से कोण का निर्धारण होता है। कोण का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यहीं से हम कोण को निर्धारित करते हैं कि कितने अंश का कोण बनने वाला है। और आंखों के जो ऊपर जो भी कोण बनता है, आंखों के ऊपर जितना कोण बना वो हमारा कहलाता है, जिसको हम लोग थीटा से या किसी दूसरे ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से,
या फिर फाई से, ठीक है, या फिर अल्फा से, बीटा से, गामा से, और कई तरीके के होते हैं जिन्हें हम इनसे प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, यही कोण होता है हमारा उन्नयन कोण। समझ के, आंखों के ऊपर बना कोण उन्नयन कोण। ठीक है, मैं क्वेश्चन वाइज करूंगा, आपको फिर समझाता हूं। तो ये हो गई बात दोस्तों हमारी इसकी। तो अब हम बात करने वाले, हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी पेड़ की छाया। आप चित्र के माध्यम से समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी पेड़ की छाया, हम मान लेते हैं कोई एक पेड़ है, फिर से समझाता हूं। इधर देखिए, इस चीज को आप इरेज कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई एक हम पेड़ बना देते हैं। ये देखते हैं, ये कोई हमारा एक पेड़ हो गया। समझते जाइएगा दोस्तों, पेड़ की एक क्षैतिज रेखा ऐसे कुछ होती है, यहां से मान लेते हैं, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा होगा पेड़, इसकी ऊंचाई से, ऊंचाई दोस्तों ये यहां से यहां तक की क्या हो गई हमारी, ये ऊंचाई, ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h। ये h यहां से यहां तक हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई को हम मान लिए h, ऊंचाई से √3। पेड़ की छाया, आप देखिए दोस्तों, जो इसकी छाया होती है, छाया इसकी यहां से ही तो बनेगी, यहां से छाया जमीन की ओर। कोई किसी भी व्यक्ति, आप देखते हैं आपकी छाया कैसे बनती है, जमीन पे ही तो बनती है। तो ये जो छाया जमीन पे ये बनी हुई, ये हुई हमारी छाया, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो छाया क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई से √3 गुनी है। समझिएगा, अगर ये ऊंचाई को हम h मान लेते हैं तो छाया क्या हो जाएगी, √3 गुनी, अर्थात √3h हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसके टॉप बिंदु से, टॉप बिंदु इसको आपने माना है, चलिए यहां से आपने अगर माना है पेड़ को यहां से, तो इस बिंदु से हम इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। हमसे पूछा कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यहाँ से कहीं से देखा गया है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये कोण हमें ज्ञात करना है। समझिएगा, अब हम इसकी भाषा कैसे लिखते हैं, तो माना उन्नयन कोण थीटा है। समझते जाइएगा दोस्तों, आपको ऐसी भाषा लिखनी है। उन्नयन कोण हमारा थीटा है, ऊंचाई हमने क्या मान लिया है, ऊंचाई हमारी h है, इसलिए क्या हम देखेंगे, इसलिए आप ये बताइए दोस्तों, इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया कितनी हो जाएगी, √3h। ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी बात ध्यान से समझिएगा। अब हमें उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए क्या करना है, थीटा ज्ञात करना है। लेकिन त्रिकोणमिति हमसे ये कहती है कि आप इनमें, ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी आधार, अर्थात लंब और आधार। तो आप दोस्तों ये बताइए, लंब और आधार का अनुपात किस त्रिकोणमिति अनुपात के संदर्भ में हम लेते हैं, जरा समझिएगा। अर्थात आपको मैं पहले फार्मूला बता देता हूँ, जरा उसको समझिएगा। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक आप समझ लीजिए। पहले हम लोग ट्रिक से सीखते हैं, याद करने की ट्रिक होती है दोस्तों। ये अनुपात समझिएगा तभी आएगा। आप याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, क्या मैंने बोला, लाल बटे कक्का। अब ये कौन होगा, ये बूढ़े वाले काका नहीं करने वाले काका की बात हम नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, समझते आइएगा, लाल बटे कक्का से कॉन्सेप्ट होता है लंब बटे कर्ण। समझ गए, एल से लंब, के से कर्ण। तो समझिएगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, ये होता है हमारा फार्मूला, बनता है साइन के लिए। अर्थात अगर कहीं पे साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण। ये अनुपात, ये जो कोण है, ये चेंज हो सकता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर बीच वाला होता है a/k। a/k मतलब होता है कॉस, ये साइन, कॉस और टैन। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। ये हो गया आधार बटे कर्ण, सीरियल वाइज चलना है हमको। फिर बीच वाला को मैं सर्कल नहीं बनाता। फिर नेक्स्ट होता है हमारा l/a, और ये कहलाएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाता है दोस्तों लंब बटे आधार। ये फार्मूला समझ गए। अब इन्हीं का हमें रेशियो लगाना है। जरा देखिए, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया, ये हम हिंदी में लिख देते हैं, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो आप बताइए, लंब और आधार का कॉन्सेप्ट किस रेशियो में लेते हैं, लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं किसमें है, tan में। वेरी गुड दोस्तों। तो यहाँ पे उन्नयन कोण tan के सापेक्ष निकलेगा, तो आप देख सकते हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, tan थीटा, क्योंकि थीटा पता नहीं है, थीटा ज्ञात करना है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इस फार्मूले से लगाएंगे तो जरा देखते हैं क्या हो जाता है। tan थीटा को tan थीटा लिखा रहने दीजिए। लंब कितना है हमारे पास, h। वेरी गुड, h हो गया, और आधार क्या आ गया हमारा, √3h। तो √3h हम यहाँ पे ये लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना, h से तो h हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है tan थीटा बराबर 1/√3।
क्या ये मान हुआ? नहीं, हमें थीटा का मान चाहिए। अब आप देखिए दोस्तों, tan थीटा का मान 1/√3 आ गया, जो इसके आगे का मैं बता रहा हूँ, tan थीटा बराबर 1/√3। तो अब आप ये बताइए, त्रिकोणमितीय सारणी आपको पता है? और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी है, वहां पे मैंने आपको इसकी सारणी की ट्रिक बताई है। आप उस लिंक को विजिट कीजिए और उस पर जाइए और देखिए, अगर जहाँ पे ना समझ में तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें बताइए, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि वो सारणी को हम याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज में मैं एक दूसरी वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, उसमें आपको वो भी सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, tan थीटा बराबर ये हो जाता है 1/3। अब हमें ये बात याद रखनी है सारणी से कि 1/√3 जो मान है, ये tan में किसका मान होता है? किसका मान होता है? ये होता है tan 30 का मान। तो हम 1/3 की जगह पे tan 30 अंश लिख देंगे, tan 30 अंश। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुलना करेंगे ना कि काटेंगे। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, इस tan से tan को काट देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये अनुपात है, ये कटते नहीं है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि tan, और एक बात और समझा दूं, जैसे सपोज दैट साइन थीटा लिखा है, तो साइन और थीटा का गुणा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि साइन गुणे थीटा, ये बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये अनुपात के लिए लिया गया है, ठीक है। तो ये गुणा नहीं है, इसलिए कटेगा नहीं, सिर्फ तुलना होगी। इसलिए आप केवल इसलिए का चिन्ह लगाइए और थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 अंश। और हमारा उन्नयन कोण का मान यही आ गया। तो हमारा उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? थीटा का मान 30 अंश। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही हो। मैंने पहले क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लिया, लेकिन आपको समझाना है। अब अगले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा और आसानी से सिखाते हैं। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का। आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का। और लंब बटे आधार किसका होता है? tan का। ये अनुपात आपको याद रखने दोस्तों, और जब आप ये याद रखेंगे तो कभी भी एग्जाम में आपको गलती नहीं होगी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? अब मैं इसको चार्ट में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। भाषा में नहीं लिखने वाला, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने भाषा आपको समझाने के लिए लिख दी है, या चलिए इसमें भी लिख देते हैं, आप समझिएगा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण समझ गए, उन्नयन आंखों के ऊपर बना कोण। तो सिंपल हमारा ये ऐसा कुछ चित्र बना होगा, समझिएगा दोस्तों। ये कोई हो गया हमारा, ये हो गया स्तंभ, ये क्या बन गया हमारा? स्तंभ। अब इस स्तंभ से ये आधार हो जाएगा, और यहां से ये एक एलिवेशन, मतलब हो गया ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कोण बनाएगा थीटा, ये यहाँ पे हो गया उन्नयन कोण। अब समझिएगा दोस्तों, जैसे ऐसा बोलते हैं हम वैसे वैसा करेंगे। उन्नयन कोण 45 अंश था, तो उन्नयन कोण को हम लिख देते हैं 45 अंश। ये उन्नयन कोण 45 अंश हो गया। और एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। अब आप ये बताइए, परछाई कहाँ पे होती है? ऊपर होगी या नीचे होगी? ऑफ कोर्स नीचे होगी, बिल्कुल सही। तो ये स्तंभ की परछाई कितने मीटर नापी गई? 10 मीटर स्तंभ की परछाई नाप ली गई। तो उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी? तो दोस्तों यहाँ पे हमें h का मान बताना है। ये स्तंभ हो गया, और स्तंभ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। स्तंभ की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? स्तंभ की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। अब हमको ये बताना है। तो सिंपल, आप यहाँ पे पहले हम भाषा कैसे लिखते हैं समझ लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आए तो इसी तरह करना है। हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो माना स्तंभ की ऊंचाई, क्या मान सकते हैं? माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है हमारे पास? h मीटर। आप मीटर लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं h मीटर है। स्तंभ की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया। और देखिए, उन्नयन कोण क्या हमको दिया गया है? उन्नयन कोण दिया गया है 45 अंश। मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों, थीटा का मान हमें क्या दिया गया है? 45 अंश। और क्या दिया गया? परछाई की लंबाई, मतलब परछाई कितनी बड़ी है? परछाई की लंबाई कितनी है? ये है हमारे पास 10 मीटर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये हो गया लंब। अगर त्रिकोण कोण, देखिए जो कोण दिया जाता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये हो गई आधार। तो लंब और आधार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अभी मैंने, आप इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए। लंब और आधार, लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है? जी हाँ, किसका? tan का। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसलिए tan थीटा, और थीटा की जगह क्या है? 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान हम क्या रख लेंगे? लंब बटे आधार। समझिए, ये लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ। चलिए थीटा ही लिख देते हैं समझाने के लिए। tan थीटा पर लंब बटे आधार, ये फार्मूला लगा देंगे। अब tan थीटा का मान कितना है हमारे पास? 45 अंश।
लंब कितना है h, हमें पता नहीं है तो लंब को h रख देते हैं। और आधार क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 मीटर, तो 10 को 10 ही रखेंगे। आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कोण का मान दिया गया था, तो आप ये बताइए tan 45 अंश का मान कितना होता है। जी हाँ, आप उसी सारणी को देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, सारणी में आप देखेंगे तो tan 45 का मान मिलेगा आपको 1, तो ये मान हो जाएगा 1 और बराबर इधर h बटे 10 ये वैसे ही आ जाएगा। आप देखिए हम इसको अपान में 1 भी तो मान सकते हैं, जब हम 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। फिर इसका तिर्यक गुणा करा लेते हैं, तो जब हम इसका तिर्यक गुणा कराते हैं दोस्तों तो देखिएगा इसका तिर्यक गुणा h का 1 के साथ होगा और 10 का 1 के साथ होगा। ठीक है, तो h एकन्नम क्या हो जाएगा, h मैं इधर लिख देता हूँ, h एकन्नम h और 10 एकन्नम 10, इसका मतलब क्या हो गया 10, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा मीटर, अर्थात ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो स्तंभ रहा होगा, स्तंभ की ऊंचाई कितनी रही होगी 10 मीटर और इसका उन्नयन कोण 45 अंश ये आ गया। आपको समझ में आया। चलिए अब तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश है तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करने वाले हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण ये कौन सा कोण होता है, तो जैसा कि अभी आपने देखा था ना, उन्नयन कोण क्या होता था, उन्नयन, नयन मतलब आंखों के ऊपर का बनने वाला कोण, अब आंखों के नीचे का ओर बनने वाला कोण। जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं अपनी आंखों के ऊपर देखूं, ऐसे आंखें मेरी ऐसी हैं, समझिएगा, देखिए ना मेरी आंखों को आप ध्यान से देखिएगा, देखिए आंखों में मैं ऐसे हूँ। अब मैं अपनी आंखों को सीधे अभी सीधे देख रहा हूँ तो ये क्षैतिज रेखा हो गई हॉरिजॉन्टल। अब मैं हॉरिजॉन्टल ना देख करके ऊपर देखूं, उन्नयन करूं, मैं अपना चेहरा सामने आंखों से ऊपर की ओर देख रहा हूं दोस्तों, तो ये ऊपर की ओर आंखें तो मेरी क्षैतिज ऐसे हो गई। अब देख रहा हूं ऊपर, तो जितना कोण बन रहा है वो हो गया उन्नयन कोण। लेकिन अब अपनी आंखों से जब मैं नीचे देखूंगा, देखिएगा मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अब मैं अपनी आंखों को देखिए, आंखें तो क्षैतिज में है ही, उनकी दिशा क्षैतिज जाएगी। अब मैं नीचे की ओर देख रहा हूं, तो नीचे की ओर जब देखेंगे तो जितना कोण बनेगा ना वो हो जाएगा अवनमन कोण। समझ गए। जरा चित्र के माध्यम से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गई हमारी आंखें। अब आंखों से क्षैतिज तो हम ऐसे जाएंगे ही जाएंगे दोस्तों, समझते जाइएगा, चित्र को देखिए। अभी तक आंखों के ऊपर देख रहे थे, समझना, तो ऊपर हो जाता था उन्नयन। अब लेकिन आंखों से जब नीचे की, मान लीजिए कोई चीज ऐसे नीचे रखी हुई है, अब हम ये नीचे की ओर जब देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अवनमन कोण। कौन सा हो जाएगा ये, अवनमन कोण। ये बात समझ में आ गई। जरा अगर ये क्लियर हो गया, आंखों के ऊपर उन्नयन कोण, आंखों के नीचे अवनमन कोण, इसी को जरा एक नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान समझना। ये बात क्लियर। आप देखिए उन्नयन और अवनमन में एक डिफरेंस होता है, ये जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, देखिए मान लेते हैं ये हमारी आंखें हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, इस बार मैं दोनों को एक ही बार में लेने वाला हूं। अब ये क्षैतिज रेखा तो हमारी ये हो गई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। कोई चीज ऊपर एक ऐसे ये बना है, कोई एक चीज नीचे है, तो यहाँ से आंखें मेरी इस चीज को देख रही हैं और यहीं से कोई आंखें हमारी दूसरी चीज को भी देख रही हैं, समझना। तो दोस्तों ये तो हो जाएगा हमारा उन्नयन कोण, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अवनमन कोण, ठीक है। अब लेकिन उन्नयन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को, क्योंकि डायरेक्टली हमको समझ में आ जाता। उन्नयन में प्रॉब्लम क्या होती है, जरा समझिए। कभी क्वेश्चन में अवनमन में क्या प्रॉब्लम होती है। अवनमन जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो एक बात याद रखिएगा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, आप तो दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप अवनमन कोण को उन्नयन कोण के बराबर में लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब तो आसान है ना, अब तो आ जाएगा। अब हाँ, बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन है, ये कैसे कर दिया आपने। चलिए लेट मी एक्सप्लेन, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, आपको बताया ना, डर किस बात का, मैं हूं ना, डरना मना है यार, देख तो जाओ, समझते जाओ। अवनमन कोण कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, फिर इसी चित्र को देखते हैं। अब हम उन्नयन को गायब कर देते हैं, उन्नयन हटाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर हम इस चित्र को मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारी ऊंचाई के लिए ये लंब हो जाएगी, ठीक है, ये कोण अलग हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारा अवनमन कोण दिया ही गया है, ये क्या है, अवनमन कोण, ये तो दिया गया है। अब लेकिन देखिए दोस्तों, उन्नयन हमारा अगर यहाँ से होता, क्योंकि आंखें अगर हम अपनी आंखों को यहाँ से हटा करके यहाँ पे शिफ्ट कर लेते, ऐसा होता है या नहीं, ध्यान से देखते जाइए, तो ये मेरा उन्नयन कोण बन जाता है कि नहीं,
यही उन्नयन कोण बनता। लेकिन अब ये उन्नयन कोण जब बन जाता तो हम इसको बराबर कैसे करें? आप देखिए दोस्तों, हम क्या बता दें, उन्नयन आंखों के बिल्कुल क्षैतिज में एक रेखा खींच सकते हैं या नहीं, ये देख लीजिए। क्षैतिज का मतलब होता है जमीन के बराबर, समांतर, जमीन हो गई जमीन के समांतर एक रेखा। तो अगर ये हमारी रेखा ऐसे ये जा रही है सीधी रेखा, और ये भी सीधी रेखा, ये भी क्षैतिज थी, ये भी क्षैतिज है, ये भी जमीन के समांतर है और ये भी जमीन के समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी या नहीं? देखिएगा दोस्तों, समांतर रेखा। और आपको पता है कि जब कोई दो समांतर रेखाएं ऐसे हों, समझते जाइएगा, और एक तिर्यक रेखा उसको ऐसे आकर के काटे, तो ये जो हमारा एक ये कोण बनता है और एक ये इधर का कोण जो बनता है, ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। ये कोण इधर का, ये बड़ा वाला, और ये इधर का, ध्यान, दिशा बदली है, ये हो जाते हैं हमारे एकांतर कोण। इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण हमारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हमको समांतर रेखा कि जो चैप्टर आपने 9th में पढ़ा है उसमें आपने सीखा है। तो एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इस वजह से ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा। कैसे, जरा समझने की कोशिश फिर से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आंखें जब यहाँ पे हो गई, समझते जाना, तो ये वाला कोण जो है वो इसके इक्वल में हो जाएगा या नहीं? अब ये हमारा उन्नयन ये वाला नहीं रहेगा, उन्नयन इधर नीचे का ही तो हो जाएगा, क्योंकि आंखों, देखिए आंखें क्षैतिज रेखा ये बनाएंगी, क्षैतिज रेखा के ऊपर ही तो कोण बनेगा। तो ये कोण बराबर, एकांतर कोण की परिभाषा से हमने उन्नयन और अवनमन को बराबर कर दिया। अब बात क्लियर हो गई या नहीं? तो ये बिल्कुल समांतर रेखाएं वाला कॉन्सेप्ट लिया हमने और इससे उन्नयन और अवनमन को बराबर कर दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी बात को लेकर के हम आगे दोस्तों एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि 12 मीटर ऊंचे पुल से, ऊंचे पुल है 12 मीटर का, देखिएगा ऊंचाई पुल की क्या दी गई है? 12 मीटर, जमीन से ऊंचाई दी गई है 12 मीटर, ये ऊंचा पुल हो गया। नाव का अवनमन कोण, अब देखिए नाव का अवनमन समझना, अवनमन मतलब यहाँ पे अवनमन कोण समझिए, यहाँ से अगर हम पुल यहाँ पे ये हो गया, समझना ये पुल हो गया, यहाँ से हम कोई नाव यहाँ पे ये ऐसे चल रही, ये नाव है, ठीक है, इस नाव को अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो अवनमन क्या बताया? यहाँ से ये वाला कोण होता है अवनमन, ये वाला अवनमन कोण हमें दिया गया है, ये कितना दिया गया है? 60 अंश का। तो अभी मैंने आपको बताया अवनमन उन्नयन के बराबर होता है, लेकिन अवनमन को उन्नयन कब करेंगे? जब इससे क्षैतिज में हम एक रेखा ये खींच देंगे। क्लियर? ये रेखा जब हमने ये खींच दिया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? ये हमारी नाव ऐसे ही रहेगी, ये उन्नयन हो जाएगा या नहीं? तो ये भी हमारा 60 अंश का बनेगा। दोस्तों ध्यान से समझना, तभी आएगा इस चीज को। क्लियर करिए, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अगर अभी भी आपको अवनमन और उन्नयन में प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करिए, फिर से देखिए, वहां पे समझ में आएगा। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर हो गया। अब देखिए, इसलिए अगर ये अवनमन कोण 60 अंश है तो उन्नयन कोण भी तो 60 अंश का हो जाएगा। क्लियर? तो ये वीडियो देखिए। अब यहाँ पे तो हम इस त्रिभुज की बात करने वाले हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, ये जो हमने लिया है, ऊपर वाला कोई नहीं। तो 60 अंश, ये 12 मीटर हो गया, ठीक है। अब पुल के आधार से कितनी दूरी पर है? अब ये बताना है कि वो नाव जो है, ये पुल का आधार ये हो गया, पुल के आधार से ये कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी, ये हमें नहीं पता। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, माना कि x मीटर दूरी पर है, माना नाव पुल के आधार से x मीटर दूरी पर है। ये भाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना नाव पुल के आधार से x मीटर दूरी पर है। मीटर क्यों लिखा? क्योंकि मीटर में हमको इकाई दी गई है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे कोण दिया गया है, ये दिया गया आधार। आप देखिए कोण के सामने की भुजा, जो कोण न्यून कोण में दिया जाएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो 90 अंश हो जाएगा, और 90 अंश के सामने की भुजा कहलाती है हमारी कर्ण। हमें इसको थोड़ी ना ध्यान रखना, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, कर्ण को ध्यान नहीं देना, हाइपोटेनस को ध्यान नहीं देना है। हमारा ये जो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा कहलाती है हमारी लंब। तो ये हो गई हमारी भुजा लंब, और जो जिस भुजा पे कोण बनता है वो कहलाती है हमारी आधार। तो अब आप बताइए, लंब और आधार का अनुपात किसमें होता है? वीडियो आपने रिमाइंड किया था, पीछे देखा है, तो लंब और आधार किस पे होता है? हाँ बताइए, लंब बटे आधार, tan पे। वेरी गुड। नहीं जरूरी, अब बहुत बड़े सोच रहे सब में tan लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है। तो देखिए, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे दोस्तों? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा का मान क्या है? tan 60 अंश बराबर लंब क्या हमारे पास 12 मीटर, और आधार हमें नहीं पता, हमने x माना है तो बटे में x लिख देंगे। आप बताइए tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान आप सारणी में देखिए, tan 60 का मान होता है √3।
√3 बराबर हो जाएगा 12/x। ठीक है, इसको हम बटे में 1 मान लेते हैं। अब जरा इधर देखिए, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, x का जब √3 में गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, x गुणे √3। ठीक है, बराबर 12 एकन्नम 12 तिर्यक गुणा करते हैं यहाँ पे, तो 12 एकन्नम 12 ये हो गया। ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं। कौन सा गुणा किया हमने, तिर्यक गुणा किया करने पर, तो ये आ गया। अब देखिए हमको x का ही तो मान चाहिए, तो x को हम इधर रखते हैं और ये √3 जो गुणे में है उसको लेके आते हैं भाग में, तो ये हो जाएगा 12/√3। क्या ये हमारा आंसर है? ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना होता है जरा समझिए, इसका हम परिमेयकरण कहते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि हम हर एक वर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान समझना। परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो अंडर रूट, जो करड़ी लगी हुई है, इस अंडर रूट को हटा देना है हर से, नीचे की जो संख्या उससे अंडर रूट को हटा देना है। कैसे हटाएंगे आप देखो, इसको हटाना तो हम इसी संख्या से ऊपर भी गुणा करा लेते हैं और इसी संख्या से नीचे। √3 लिखा था, इसी को हटाना है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लिया, तो क्या बन जाएगी हमारी वैल्यू 12 और √3 कितना हो जाएगा, 12 गुणे √3 ये हो जाएगा। आप देखिए √3 और √3 का गुणा क्या होता है, ये चीज याद रख लो। √3 और √3 का गुणा होता है 3। इसी प्रकार अगर √2 और √2 है, इसका गुणा होता है 2। अंडर रूट में कोई दो संख्या है तो उसका गुणा अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 3 एकन्नम 3 काट दे, 3 चौके 12, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा मान 4√3 और ये हो गया मीटर। तो आप देख सकते हैं हमारा x का मान कितना आ गया, 4√3 मीटर। और ये हो गया हमारा कि नाव जो है पुल के आधार से कितनी दूरी पर है, तो नाव जो ये हमारी नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है, 4√3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आपको इतना आंसर रखना है, ये शॉर्ट में आंसर आएंगे, अभी मैं शॉर्ट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बात समझ में आ गई आप सबको? कितने बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आई, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई। जल्दी से, फास्ट। क्लियर हो गया? आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जल्दी से आगे की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन भी बताना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। हाँ, मैं आंसर को मिटा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, यहाँ से नहीं, इधर नहीं देखूंगा, अभी बताता हूँ। ऊर्ध्वाधर मीनार के क्षैतिज आधार से 10 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। समझना, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। ऊर्ध्वाधर मीनार का मतलब होता है, जरा इसका चित्र मैं आपको इधर बता देता हूँ। इसको इरेज कर दूं ये वाली, ठीक है, चलिए देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वाधर मीनार का मतलब हो गया कि बिल्कुल खड़ी, बिल्कुल जमीन पे लगी हुई। ऊर्ध्वाधर मीनार ये हो गई। अब आधार से, ये आधार ये हो गया। अब देखिए इसका उन्नयन कोण क्या दिया गया है, उन्नयन कोण ये हो गया। उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश। उन्नयन कोण ऊपर का कोण होता है, ये 60 अंश दिया गया है। आधार से 10 मीटर दूरी पर स्थित है ये मीनार। क्या था, मीनार ये हो गया, मीनार का आधार ये हो गया कि नहीं। इस आधार से 10 मीटर, 10 मीटर मतलब ये हो गया, हमको आधार दे दिया गया 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या, क्षैतिज आधार से 10 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु। यहाँ पे कोई एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु को नाम हम दे देते हैं P। इसको दे दीजिए A और इसको दे दीजिए B, कोई भी नाम दे सकते हैं, आपका जो मन करे। ये अब मीनार की हमको ऊंचाई बतानी है दोस्तों, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं H। कितना आसान है, बिल्कुल पहले वाले के जैसा है या नहीं। आप देखिए बिल्कुल सिंपल, ये लंब और आधार, क्या फार्मूला लगेगा, tan थीटा अर्थात tan 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूँ tan 60। अब तो जल्दी आप कर सकते हैं ना, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास H और आधार हमारे पास 10 मीटर है, ये कर दिया। tan 60 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताइए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ना, यहाँ पे भी तो tan 60 अंश लगा था, √3। वेरी गुड, तो √3 बराबर कितना हो गया, H बटे 10। ठीक है, तो बटे 3 के बटे में 1 मान लेते हैं, तिर्यक गुणा करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, तिर्यक गुणा, जिसको हम लोग कैची गुणा या वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें क्या मिलता है, H एकन्नम, H बराबर 10 एकन्नम, सॉरी 10 का 3 में गुणा होगा √3, 10√3 और ये आ गया मीटर, और यही हो गई हमारी ऊंचाई। तो हमारे मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। अब देखिए दोस्तों, एक प्रॉब्लम और, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपका आंसर चेंज आ जाए, तो इस 10√3 की जगह पे हम √3 का मान भी रख सकते हैं। एक चीज याद रख लो, √2 का मान क्या होता है, 1.414, ये रखना होता है।
√3 का मान क्या होता है 1.732। बेसिकली हम 2 डिजिट तक रखते हैं 1.73। तो जरा रख के देख लेते हैं। तो h का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 1.73। ठीक है, जरा गुणा कर ला दीजिए, h का मान आ जाएगा तो 173 और ये 0 लगा दिया हमने तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो 17.30 17.30 मीटर, मतलब 17.30 मीटर ये आ गई हमारी ऊंचाई। आपका आंसर ये भी राइट है, आपका आंसर ये भी राइट है। बच्चों बात आपको समझ में आई ना बात? दोस्तों आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वीडियो समझ में आ रही है नहीं? इंग्लिश तो मैं पढ़ाता ही हूँ, आपको मैथ्स भी मैं समझाता हूँ। तो आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स तो आपका है, मेरा थोड़ी ना है। मेरा जो काम है मैं वो ड्यूटी कर रहा हूँ, आपका काम है कमेंट करना। कमेंट में लिख के बताइए क्या चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आ गई है तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो मैथ्स और इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अमेजिंग चीज़ें लाता हूँ आपको समझाने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। इसमें मैं बेसिक स्टार्ट किया हूँ, बेसिक बताने की कोशिश किया है। अब एडवांस में आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।